हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एल्केनो की नाम पद्धति व समावयवता। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केनो का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एल्केनो का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मतलब एल्केनो के निर्माण की विधियां। पहली विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन व एल्काइन होते हैं उनसे। एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से कैसे बनाते हैं? देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर डाइहाइड्रोजन के योग के द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये यौगिक है एथीन, और या इसको एथिलीन भी बोलते हैं, साधारण नाम इसका एथिलीन। एथिलीन की अभिक्रिया जब डाइहाइड्रोजन के साथ में कराते हैं और निकेल उत्प्रेरक या PT या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटता है और यहाँ से एक H जो है, पाई बॉन्ड टूटने से एक संयोजकता इस कार्बन की खाली होगी, एक संयोजकता इस कार्बन की खाली होगी, है ना। और इसी प्रकार से ये जो डाइहाइड्रोजन का अणु है, इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूटता है, तो एक H इस कार्बन से जुड़ जाता है पाई बॉन्ड टूटने से, और एक H दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, और तो इसका नाम हो गया एथेन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये यौगिक क्या है? ये यौगिक है प्रोपीन। 3 कार्बन है इसमें, प्रोपीन, और ये एल्कीन है। इन इनका श्रेणी अनुलग्न होता है, तो कार्बन परमाणु की संख्या मतलब प्रोप में श्रेणी अनुलग्न इन जोड़ देते हैं, तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपीन। प्रोपीन पर डाइहाइड्रोजन का योग होता है, एडिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन का अणु इसमें जुड़ता है, और ये निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, तो एक संयुक्त इस कार्बन की खाली होती है, एक इसकी खाली होती है। तो यहाँ से एक H इस कार्बन से जुड़ेगा और एक H इससे जुड़ेगा, तो ये बनता है यौगिक CH3 CH2, है ना। ये CH2 हो जाएगा और ये CH3। कितने कार्बन है इसमें? इसमें 3 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोपेन। तो ये तो हो गया एल्कीन। एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है? ये है एथाइन, है ना। एथाइन, या इसका साधारण नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ में कराते हैं। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कोई सा भी एक उत्प्रेरक लेते हैं, तो देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो हमने देखा एक पाई बॉन्ड से एक डाइहाइड्रोजन का अणु जुड़ता है, तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक संयुक्तता इसकी खाली होगी, एक इसकी। दूसरा भी टूटेगा तो एक और इसकी खाली होगी, एक इसकी। तो कुल मिलाकर के 2 संयुक्तता इसकी खाली होगी, 2 इसकी खाली होगी। तो मतलब 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, तो यहाँ पे 2H2 लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 क्या बन गया? ये बन गया एथेन। तो ये पहली विधि ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों
पर डाई हाइड्रोजन के योग के द्वारा। डाई हाइड्रोजन का अणु इसमें जुड़ता है, एडिशन होता है डाई हाइड्रोजन का। तो देखो, और इसको अपचयन भी कह सकते हैं कि एल्कीनो व एल्काइनो के अपचयन के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करना कहलाता है उसका अपचयन। तो इनका अपचयन होता है ना, एल्कीन और एल्काइन का अपचयन होता है। और यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण भी कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण भी ये अभिक्रिया कहलाती है। डाई हाइड्रोजन का अणु एल्कीन और एल्काइन में जुड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जुड़ता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसे हाइड्रोजिनेशन भी इसको कहते हैं। और देखो, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया है लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। ये इसमें कोई सा भी उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है, लेकिन जो प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक है, इनकी उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया है ये कमरे के ताप पर ही हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर ही ये हो जाती है। और जब इन प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया कहलाती है साबाते सैंडेरेंस विधि। साबाते सैंडेरेंस रिएक्शन, इसे बोलते हैं साबाते सैंडेरेंस रिएक्शन। तो इस प्रकार से एल्केन बनाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नोट करिए इसको। अगली विधि है एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। देखो, जब एल्किल हैलाइडों का अपचयन करते हैं जिंक व डाइल्यूट HCl अम्ल के द्वारा, एल्किल हैलाइडों का अपचयन करते हैं, एल्किल हैलाइड RH, R जो होता है ये एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह जैसे मैथिल समूह हो सकता है, जैसे C2H5 ये एथिल समूह हो सकता है। तो और X जो है हैलोजन परमाणु फ्लोरीन को छोड़ करके, यहाँ पर ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्किल फ्लोराइड का अपचयन नहीं होता। तो एल्किल हैलाइड का जब हम अपचयन करते हैं और अपचायक पदार्थ लेते हैं, ये देखो इनकी क्रिया से हाइड्रोजन मिलती है। इनकी क्रिया से क्या मिलती है? हाइड्रोजन, Zn और H आयन का मतलब अम्ल की उपस्थिति में, मतलब ये ZnHCl है यहाँ पर ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ZnHCl के द्वारा अपचयन करते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ से ये HX ये बॉन्ड टूटता है, ये HX हो जाता है और ये H इसमें जुड़ जाता है, तो ये बनता है RH मतलब एल्केन बनता है और प्लस बनता है HX। और देखो, अपचायक पदार्थ ZnHCl यूज करते हैं तनु, इसके अलावा भी कई सारे अपचायक पदार्थ हैं, जैसे ZnCH3COOH और ZnNaOH और ऐसे ही अपचायक पदार्थ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जैसे HI के द्वारा अपचयन करते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये कई सारे
अपचायक पदार्थ होते हैं, जैसे ZnCu व एथिल एल्कोहल के द्वारा अपचयन करते हैं, तो इनसे हाइड्रोजन प्राप्त होती है जो एल्किल हैलाइड का अपचयन कर देती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3Cl, या Br ले सकते हैं या I ले सकते हैं। इसका अपचयन करते हैं Zn और अम्ल की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा HCl और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा CH4 और ये HCl, है ना। क्या बन गई? मैथेन। और इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है मैथिल समूह है, ये मैथिल क्लोराइड नाम लिखना है इसका, मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल क्लोराइड है। और जैसे मान लो हम यहाँ पर ये लेते हैं C2H5Br, ये क्या है? ये एथिल समूह है, एथिल ब्रोमाइड। जब इसका अपचयन करते हैं Zn और अम्ल की उपस्थिति में, Zn और अम्ल, देखो जो अम्ल होता है HN, इसको संक्षेप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनकी क्रिया से हाइड्रोजन मिलती है, तो ये हो जाता है HBr हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H6। एक H इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा HBr। तो एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा, है ना, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइडों के अपचयन द्वारा एल्केन नहीं प्राप्त होती। एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो एल्कीन बनती है। नोट करिए समीकरण। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली विधि वेरी इंपॉर्टेंट विधि, वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा, वुर्ट्ज अभिक्रिया, WURTZ, वुर्ट्ज रिएक्शन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वुर्ट्ज अभिक्रिया क्या है? देखो, वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं? देखो, ये RX सूत्र के जो यौगिक होते हैं, RX सूत्र के यौगिक कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। और ये यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम धातु, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु। एल्किल हैलाइड का एक अणु और लेते हैं, ये इसको ऐसे लिखते हैं XR, एरो ऊपर लिखेंगे शुष्क ईथर। देखो, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ में कराते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ में कराते हैं, तो दो एल्किल मूलक, ये और ये तो हो जाएगा 2NaX। देखो, ये हो जाएगा 2NaX, और ये दो एल्किल मूलक आपस में मिलकर के ये बनाते हैं एल्केन, और क्या बनेगा? 2NaX। तो ये अभिक्रिया कहलाती है वुर्ट्ज अभिक्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं, तो दो एल्किल मूलक परस्पर संयुक्त होकर के बनाते हैं एल्केन, और ये अभिक्रिया कहलाती है वुर्ट्ज अभिक्रिया। और देखो, इस प्रकार से जो एल्केन बनती है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो सम होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सम होती है। देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है CH3
मान लीजिए CH3Br या Cl ले सकते हैं या I ले सकते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं सोडियम धातु के साथ में, है ना, तो इसके 2 अणु लगते हैं मेथिल ब्रोमाइड के, और शुष्क ईथर में अभिक्रिया तो ये 2NaBr, तो ये बन जाएगा CH3CH3। ये क्या बन गया? एथेन बन गया। एथेन प्लस 2NaBr, 2NaBr। अब देखो परमाणुओं की संख्या इसके ठीक डबल हो गई है ना। ये 2 मूलक मैथिल मूलक जुड़े ना, इसमें एक कार्बन, तो एक ये मूलक जुड़ गया, तो एक कार्बन से मतलब डबल जो एक मूलक है एक जैसे यहाँ पर और ये यहाँ से, तो ये 2 कार्बन हो गए। एक जैसे मूलक आपस में जुड़ते हैं तो कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो सम हो जाती है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है C2H5, Cl ले सकते हैं, मान लीजिए Cl ही ले लिया, चलो हमने 2Na सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन कराते हैं, और ये एथिल, क्या नाम है इसका? एथिल क्लोराइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो सोडियम धातु के साथ में और अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में, नमी की अनुपस्थिति में, तो ये हो जाएगा 2NaCl, और ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा C2H5, C2H5। मतलब 4 कार्बन होंगे तो क्या बनता है? ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये बनता है नॉर्मल ब्यूटेन। और ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। नोट करिए। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, अगली विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडा लाइम के साथ गर्म करके, वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम। इस मिश्रण में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसका काम जो होता है ना, वो मिश्रण को ड्राई रखना होता है, शुष्क रखना होता है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, देखो ये, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिल जिसमें एक COOH समूह होता है, जैसे ये RCOOH। देखो ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह होता है। और सोडियम लवण क्या होगा इसका? एक Na लगा दो H की जगह, है ना। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में इसे गर्म करते हैं, तो देखो गर्म करने पर ये हो जाएगा Na2CO3, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निकल जाएगा, Na2CO3H R में जुड़ जाएगा, ये जो H है ये यहाँ पर R में जुड़ जाएगा H, तो ये बन जाएगा RH, और ये बन जाएगा Na2CO3। तो क्या बन गया? ये बन गया एल्केन, ये बन गया एल्केन। और देखो इस अभिक्रिया में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें से ये CO2 निकलती है, CO2 निकल करके वो Na2CO3 के रूप में चली जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में से CO2 निकलती है, मतलब उसका विकार्बोक्सिलन होता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विकार्बोक्सिलन, विकार्बोक्सिलन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये अभिक्रिया कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम
ये सोडियम आयन होता है, ये आयनिक यौगिक होता है CH3COO, ये एसीटेट आयन, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, ये है सोडियम एसीटेट। तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम NaOH के साथ में इसको गर्म करते हैं, इसके साथ में इसको गर्म करते हैं, है ना, गर्म करने को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है Na2CO3 और H मैथिल समूह से जुड़ जाती है, तो ये क्या बन गया? CH4 प्लस Na2CO3। तो देखो इसमें से CO2 निकल जाती है, मतलब जो सोडियम एसीटेट है उसका विकार्बोक्सिलन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो बनती है मैथेन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 CH2 COONA। देखो ये क्या है? सोडियम प्रोपेनोएट, है ना, प्रोपेनोएट आयन है इसमें, तो इसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। तो जब सोडियम प्रोपेनोएट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये तो हो जाएगा Na2CO3, H कहाँ जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा इस कार्बन से, है ना, तो ये हो जाएगा CH3CH3, क्या बन गया? एथेन बन गया। और क्या बन गया? Na2CO3। तो एक विधि ये है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनमें एक COOH समूह होता है, उनके सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं तो एथेन बनती है। अब अगली विधि देखते हैं, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इंपॉर्टेंट विधि है। देखो कैसे बनाते हैं इसके बारे में 2 लाइन लिखो जरा। जब किसी संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का, सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, तो एल्केन बनती है। विद्युत अपघटन करते हैं तो एल्केन बनती है, और यह विधि ही कहलाती है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। किसी संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एल्केन प्राप्त होती है, और यह विधि ही कहलाती है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। देखो RCOONA, यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो ये क्या है? ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन होता है विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटन करते हैं, तो विद्युत अपघटन करने पर ये जो R है ना, एल्किल मूलक, 2 एल्किल मूलक
आपस में संयुक्त होकर के बनाते हैं एल्केन। 2 एल्किल मूलक आपस में संयुक्त होकर के बनाते हैं एल्केन, और इसके यहाँ पर 2 अणु लेते हैं और इसमें से 2 अणु निकलेंगे CO2 के, CO2 गैस निकलती है, इसमें से 2 अणु निकलते हैं CO2 के, और इसमें बनेगा 2 अणु बनेंगे H2 के। जल के 2 अणु लेने पड़ेंगे उसके लिए, तो 2 अणु बनेंगे ये H2 के, H2 का, और ये बनेगा प्लस 2NaOH, 2NaOH, H2 का एक अणु बनेगा 2NaOH। तो यही विधि कहलाती है कोल्बे विधि। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये है CH3COONA। क्या है ये? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन जब करते हैं तो इसमें जल के 2 अणु जुड़ते हैं कुल मिलाकर के, और ये अणु अपघटित होता है तो ये बनता है एथेन। एथेन CH3 और बनेगा 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। और जो एल्केन बनता है उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो सम होती है, क्योंकि जो सोडियम लवण होता है ना, और उसमें जो एल्किल मूलक होता है उसके ठीक डबल परमाणु, कार्बन परमाणु जो है वो एल्केन में होते हैं। तो ये विधि कहलाती है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। अब देखो, इस अभिक्रिया की हम क्रिया विधि देखते हैं। पहले इसको नोट करिए, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इसकी क्रिया विधि। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि देखते हैं। देखो, ये जो सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, आयनिक पदार्थ होता है, एसीटेट आयन होता है इसमें, और सोडियम आयन होता है। तो इसके आयनन से ये बनते हैं CH3COO एसीटेट आयन और Na आयन बनता है। और देखो, जो पानी होता है H2O भी अल्प आयनित होता है, इससे हम H आयन और ये OH आयन बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, इसी वजह से इसके बीच में ये उत्कर्मणीयता का चिन्ह हमने लगाया है। तो देखो, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं सोडियम एसीटेट के विलयन में, तो ये जो एसीटेट आयन बने CH3COO है ना, इसे ऐसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, 2 एसीटेट आयन लेंगे तो जो एसीटेट आयन बनते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और ये O, और ये बनाते हैं एसीटेट मूलक, एसीटेट मूलक, और प्लस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। देखो, ये जो O है ना, O हमें पता, O के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लग गया, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण कर रखा है, तो इसके पास में फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करने पर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना करे तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, 2 एसीटेट जो आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। इनके पास में जो प्रत्येक एसीटेट आयन के पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन था ना, वो उसने त्याग कर दिया। तो अब ये एसीटेट मूलक बनता है, ये बनता है एसीटेट मूलक, है ना। अब देखो, इसके पास में बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से
एक तो बंद बनाने में यूज हो गया, सहसंयोजी बंद बनाने में, तो 5 बचे। अब देखो इसके पास में ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, जो मूलक होते हैं ना, मूलकों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 एसीटेट मूलक बनते हैं। अब ये जो एसीटेट मूलक बना, ये एसीटेट मूलक जो है, ये एसीटेट मूलक अस्थायी होता है। ये CO2 का अणु इसमें से निकल जाता है और ये बनता है मैथिल मूलक, ये बनता है 2CH3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास में चला जाता है और तो ये बन जाता है CO2, 2CO2, है ना, मैथिल मूलक बनता है। यहाँ से ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूट करके ये मैथिल मूलक बनता है। 2 मैथिल मूलक बनते हैं। अब देखो ये जो मैथिल मूलक बने ना, अब ये 2 मैथिल मूलक जो है ये आपस में सहसंयोजीपन के द्वारा जुड़ करके ये बनाते हैं एथेन, क्योंकि इसके पास में भी एक दोनों 2 मैथिल मूलक है, तो कार्बन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक कार्बन अपना जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना उसका साझा करके एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो ये बनता है एथेन। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ये सहसंयोजी बन जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है एनोड पर। एनोड पर देखो इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है एनोड अभिक्रिया। एनोड पर होती है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, तो ये और ऑक्सीडेशन की क्रिया हमेशा एनोड पर होती है। अब देखो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 H आयन ग्रहण करते हैं, 2 H आयन ग्रहण करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इसका आवेश खत्म हो जाता है और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आवेश खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये हाइड्रोजन परमाणु बन गया, है ना, हाइड्रोजन परमाणु बन गया। अब ये जो 2 हाइड्रोजन परमाणु बने, हाइड्रोजन परमाणु मूलक कहें इनको, तो ये आपस में संयुक्त होकर के ये बना लेते हैं H2 अणु, है ना, ये बना लेते हैं H2 अणु। और देखो इसमें ये Na और OH, Na आयन और OH आयन, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये NaOH के रूप में ये आयन रहते हैं। और ये अभिक्रिया होती है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो ये अभिक्रिया होती है कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है अपचयन। तो ये विधि हुई कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि और इसकी क्रिया विधि। अगली विधि देखते हैं धातु कार्बाइडों से। अगली विधि नंबर डाल लेना, धातु कार्बाइडों से, धातु कार्बाइडों से। देखो धातु कार्बाइड से कैसे बनाते हैं, देखो ये है Al4C3, Al4C3 ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड। और देखो कार्बन की संयुजकता 4 होती है, तो 4 थी 12, एल्यूमिनियम की 3 होती है, 3 चौक 12, इसलिए 4 Al के साथ में 3 C है, तो ये क्या है एल्यूमिनियम कार्बाइड। देखो जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया पानी के साथ में कराते हैं ना, तो एक तो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, 4 Al है तो 4 AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो संयुजकता होती है वो 3 होती है, OH की 1 होती है, तो 1 Al के साथ में 3 OH जोड़ते हैं, है ना। तो कितने O हो गए यहाँ पर, 4 थी 12 O, तो हम यहाँ पर जल के 12 अणु लेंगे और प्लस
ये 3 अणु बनेंगे CH4। मेथेन के 3 अणु बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या होता है जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो एल्केन बनती है, कौन सी? मेथेन। एक विधि और देखते हैं, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। क्लीमेंसन अपचयन द्वारा देखो, जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में ये कार्बोनिल समूह होता है कार्बन, ये यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा होता है, या तो दोनों एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ये 2 संयुक्ताएं हैं, या एक एल्किल समूह एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये होते हैं कार्बोनिल यौगिक। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं जब उनका अपचयन करते हैं अम्लगमित जिंक के द्वारा, अम्लगमित जिंक और HCl कंसंट्रेट, सांद्र HCl अम्ल के द्वारा जब अपचयन करते हैं, देखो इनकी अम्लगमित जिंक की सांद्र HCl के साथ में रिएक्शन कराने से नवजात हाइड्रोजन बनती है, परमाणविक हाइड्रोजन बनती है, एटॉमिक हाइड्रोजन जो अभिक्रियाशील होती है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो ये O जो है 2H के साथ में H2O बना लेगा, और क्योंकि 2 संयुक्ताएं कार्बन की खाली होगी तो 2H यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये समूह CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O बनेगा। तो जो कार्बोनिल यौगिक है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, ये बन जाता है एल्केन, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हमने CH3 समूह लगा दिया और नीचे मान लो हमने H लगा दिया, ये CH3CHO, देखो ये यौगिक ये है CH3CHO, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। देखो जब एसीटैल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, एसीटैल्डिहाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो ये इसमें 4 H जोड़ेंगे, ZnHg और HCl कंसंट्रेट के द्वारा, तो यहाँ से ये H2O हो जाएगा अलग और ये बन जाएगा CH3, और देखो ये C, ये H लगा हुआ है और 2H यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो यानी कि कौन सा समूह हो गया? ये CH3 हो गया समूह। ये तो क्या बन गया? ये एथेन बन गई। ये क्या बन गया? एथेन बन गई। अच्छा, अगर हम दोनों मैथिल समूह लगा दें, है ना, दूसरे समूह भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा यौगिक, ये इसका नाम है एसीटोन। तो जब अपचयन करते हैं अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl के द्वारा, तो ये हो जाएगा H2O और 2H यहाँ लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 है ना, CH2 प्लस H2O, है ना। ये क्या है? CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन बन गई। तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा एल्केनों का विरचन। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।